आज हम बात करते हैं उसी की मूवमेंट की डिप्रेस क्लासेस जो मूवमेंट था उसकी ग्रोथ के बारे में बात करें थे। इसमें जो एक है अपना सब थीम है जो क्वेश्चन ऑफ अनटचेबिलिटी, उसकी बात करेंगे। हालांकि बीच बीच में वो चीज़ आती रहती है तो मामला एक तरह से हम जब उसमें पढ़ेंगे तो लगेगा कि सारा टॉपिक पहले से कवर कर रखे हैं। तो अभी तक हमने बात की थी अम्बेडकर के बारे में, ज्योतिराव फुले के बारे में, और फिर अम्बेडकर के जो सब मूवमेंट हुए हैं, महार सत्याग्रह और साइमन कमीशन के सामने जो उन्होंने अपना प्रतिवेदन दिया था उसके बारे में, और फिर टेम्पल जो कालाराम टेम्पल था नासिक में उस मूवमेंट के बारे में, और फिर हमने बात की थी पूना पैक्ट के बारे में कि किस प्रकार से कम्युनल अवार्ड जो आया था और वो पूना पैक्ट में कैसे कन्वर्ट हो गया। इसमें एक पूना पैक्ट का जब हम बात करते हैं तो कुछ और जो दलित मूवमेंट उसमें जो डिप्रेस क्लासेस मूवमेंट चल रहे थे उसके बारे में भी थोड़ी सी बात कर ली जाए तो ठीक रहेगा। जैसे हमने कल बात की थी कि जो 1920 के जो दशक का जो काल था, उस दशक में हमें कई बार ऐसे वो कहते हैं ना कि वे देखने को मिलते हैं जहाँ पर कि कहते हैं कि दलित जो आंदोलन था, डिप्रेस क्लासेस का जो मूवमेंट था, वो एक नए तरीके से उभरता है। अम्बेडकर का अपना योगदान तो है ही, उसमें कोई डाउट नहीं है, मगर जो रीजनल जो क्षेत्र, रीजनल जो स्फीयर था, या फिर हम कह सकते हैं जो क्षेत्रीय जो राज्य थे, वहाँ पर भी हमें दलित मूवमेंट या डिप्रेस क्लासेस मूवमेंट विभिन्न प्रकार से देखने को मिलता है, जिसकी हम कल बात करें। आदि हिंदू मूवमेंट उत्तर प्रदेश में, या फिर आदि धर्म मूवमेंट पंजाब में, और फिर आदि आंध्र, आदि कन्नड़, आदि तमिल। तो ये चीज़ें जब हमें देखने को मिलती हैं तो एक वो कहते हैं कि पैन इंडिया लेवल का एक मूवमेंट की कॉन्सेप्ट हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। और जिस तरह से 1932 का जो पूना पैक्ट हुआ तो उसका इन रीजनल जो मूवमेंट थे इसमें मिला जुला सा उसका असर रहता है। यानी जिस तरह से अगर हम अच्युतानंद की बात करें जिसने आदि हिंदू मूवमेंट चलाया था, वो भी कहते हैं कि अम्बेडकर को सारे जो दलित मूवमेंट उसमें चल रहा था तो सारे अछूत को इस निर्णय ने प्रभावित किया है, यानी पूना पैक्ट ने। तो इतना बड़ा निर्णय उन्हें अपने आप नहीं लेना चाहिए, पहली बात वो ये कहते हैं। इसका फिर वो विरोध भी करते हैं कि ये जो मूवमेंट है ये हमारे हित में नहीं है, मतलब सॉरी पूरा पूना पैक्ट जो है वो हमारे हित में नहीं। दूसरी बात फिर हम ये भी देखते हैं कि जो आदि हिंदू मूवमेंट, आदि धर्म मूवमेंट था पंजाब में, जो मंगूवालिया थे, वो तो अनशन पे बैठ जाते हैं, यानी इसके खिलाफ, यानी पूना पैक्ट के खिलाफ। तो हमें ये नहीं समझना है कि जो एक तरह से अंग्रेज़ों ने दिया या फिर उसके बाद वो कन्वर्ट हुआ, वो हर किसी व्यक्ति को उसी समय स्वीकार्य था। अगर वो उसी समय स्वीकार्य होता तो लगता है कि मूवमेंट की कोई वो नहीं है, मतलब कोई मतलब धार नहीं है ऐसे। मगर जब हम किस बारे में बात करते हैं कि जैसे जब ये जितने मूवमेंट हुए उन मूवमेंट ने इसका विरोध किया तो एक तरह से दिखता है कि लाइव थे वो मूवमेंट, मतलब वो मूवमेंट जीवित थे, चल रहा था। यानी हर बात अगर अम्बेडकर जी कहते हैं तो उस बात को वैसे के वैसे मान लिया जाएगा। तो ये उस समय के जो दलित डिफरेंट रीजन में, यानी राज्यों में जो राज्य मूवमेंट चल रहे थे, वो तो उसमें भी स्वीकार्यता का भाव नहीं आता है। मगर वो कहीं ये भी नहीं आता है कि वो अम्बेडकर को निगेट भी कर रहे हैं, यानी उसको अस्वीकार भी कर रहे हैं, यानी उसके निर्णय को वो गलत कह रहे हैं। अम्बेडकर को गलत नहीं कहा जा रहा है, मगर हमें ये भी जानते हैं कि अम्बेडकर के ऊपर भी बहुत सारा दबाव था उस समय पर, उसके ऊपर जानलेवा हमले भी हुए। और 20 तारीख से ही जब 24 तारीख तक जब तक पूना पैक्ट में कन्वर्ट नहीं हुआ कम्युनल अवार्ड, तो अम्बेडकर घर के सामने
बहुत सारी वो क्या बोलते हैं जो कांग्रेस के धरने प्रदर्शन चलते रहते हैं उसके घर के सामने। एक बार तो जो सरोजिनी नायडू कहती है कि मतलब भाई कि रात का समय था जब अम्बेडकर कुछ अपना जो केस उन्हें लड़ना था किसी कोर्ट में, तो उसका वो रिपोर्ट तैयार कर रहे थे, यानी किस तरह से वो एक प्रारूप दाखिल करना है वहाँ पर कोर्ट में। तो कहते हैं कि मतलब कि भाई कम से कम रात को तो आप शांत हो जाइए ताकि मैं काम कर सकूँ, मुझे अपने घर की जो मेंबर हैं उनको पेट भी तो पालना है। तो कांग्रेस नेत्री कहती है कि भाई आपको तो आपकी पेट की पड़ी हुई है और वहाँ पे सारा राष्ट्र संकट में, गांधी जी की जान के ऊपर बनाई है। तो कहते हैं गांधी जी को आजीविका चलाने के लिए कोई काम करने की आवश्यकता नहीं होगी शायद, मगर मैं अगर काम नहीं करूँगा तो मेरा परिवार भूखा मरेगा। तो इस तरह की बातें हमें देखने को मिलती हैं, यानी कितना एक तरह से वो फिर दूसरा फिर अम्बेडकर को भी कहीं न कहीं ऐसे भाव था कि मतलब भाई हम भी एक मौका देना चाहेंगे, जो कहीं फिर बाद में ये ना हो कि कोई ये कहे कि मतलब भाई जब दलितों के पास अवसर आया या फिर डिप्रेस क्लासेस के पास अवसर आया तो उन्होंने कोई मौका नहीं दिया, हिंदू समाज को सुधरने का एक अवसर नहीं दिया। तो ये सारी बातें होने के बाद एक तरह से पूना पैक्ट बनता है। और पूना पैक्ट में जैसे हम कल बात कर रहे थे कि इलेक्शन का जो स्वरूप बताया गया था, वो इलेक्शन का जो स्वरूप था वो 1937 के इलेक्शन में फेल हो जाता है। बहुत सारी जगह पर जो दलित बस्तियां थी उनको जला दिया गया, जो लोग वोट डालने गए थे उनके साथ मारपीट की गई, यानी उनको वोट डालने से रोका भी गया, हर प्रकार की तमाम हथकंडे भी अपनाए गए। ये सारी जो रिपोर्ट्स हैं जो द डॉन जो न्यूज़पेपर निकलता था मुस्लिम लीग का, और इसके अलावा एक शंकरानंद शास्त्री की किताब है पूना पैक्ट बनाम गांधी, उसमें भी हमें सिलसिलेवार ढंग से ये सारी चीज़ें के रेफरेंस मिलते हैं। और हमें इसमें एक और बात याद करनी है, जिसे ध्यान में करना है, जैसे जब 1932 के बाद फिर अछूतपन की जो समस्या थी, यानी जो अनटचेबिलिटी की जो समस्या थी, उसको दूर करने के लिए एक मूवमेंट चलाया। हालांकि इसको विस्तार से हम जो हमारा दूसरा क्वेश्चन बनता है प्रॉब्लम ऑफ अनटचेबिलिटी वहाँ पे करेंगे। यहाँ पे सरसरी तरीके से हमें थोड़ा सा इसमें इस क्वेश्चन में भी इस क्वेश्चन इसको ऐड करना है। तो एक तरह से हरिजन न्यूज़पेपर चलाया गांधी ने 1933 में, तो हरिजन, और उससे पहले हरिजन सुधार मंडली भी एक तरह से बनाई गई। तो इसमें बड़े बड़े जो वो कहते हैं कि बड़े बड़े उसमें के जो कॉरपोरेट हाउस के लोग थे, बिरला ग्रुप जैसे लोग, वो शामिल किए गए, मगर इसकी जो कार्यकारिणी बनाई गई उसमें अम्बेडकर को नहीं लिया गया। यानी एक तरह से जिस व्यक्ति के पास विजन था कि अनटचेबिलिटी कैसे ख़त्म हो सकती है, उसको उसमें शामिल ही नहीं किया गया। और दूसरी बात थी जो हरिजन शब्द यूज किया गया, उस हरिजन के ऊपर भी बहुत सारे आक्षेप लगाए गए। और स्वामी अच्युतानंद की बात की जाए तो उसने एक पूरी कविता ही लिखी थी इस बारे में, मैं कभी शेयर करूँ आप लोगों के साथ, जिसमें वो कहते हैं कि इसमें वो सारे नाम गिनाते हैं कि अंत्यज, पादज, पतित, दलित और अछूत, यानी अनेक प्रकार के नाम पहले से ही ऋषि मुनियों ने हमें बिल्कुल सोच समझ कर दिए, मतलब पूरा ज्ञान पूरा विचार करके उन नामों को दिया गया है। मगर अब ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई है गांधी भगवान की, आपने हरिजन नाम हमें दे दिया। और फिर वो कहते हैं कि हरिजन तो उसको कहते हैं जिसका मतलब हरिजन का अर्थ है कि भाई जो भगवान के पुत्र हैं। मगर यहाँ पर हमें एक बात और ध्यान में रखनी है कि हरिजन का जो अर्थ है वो सिर्फ यही नहीं है कि भगवान के पुत्र हैं, इसके पीछे एक कहानी है। नरसिंह मेहता एक संत हुए हैं गुजरात में मध्यकाल के दौरान, और उस समय जो मध्यकाल में देवदासी व्यवस्था होती थी, ये विवेक कुमार की किताब है द रोरिंग रेवोल्यूशन, उसमें आपको इसका सारा डिटेल्स मिल जाएगा इस कहानी का, ये मतलब जो रेफरेंस दिया गया है। तो वहाँ पर ये दिखाई पड़ता है कि जो मध्यकाल में जो देवदासियाँ होती थी, देवदासी हमेशा कुंवारी कन्याएँ होती थी, और समय के साथ साथ उनके बच्चे पैदा होते हैं, वहाँ के पुजारी या मंदिर के जो भी
खासकर पुजारी के साथ संबंध स्थापित होने के बाद फिर से। और उन बच्चों को ना तो वो देवदासी अपना कह सकती है कि भाई वो तो मतलब वो तो कन्या एक तरह से सॉरी कुंवारी, वो कैसे बच्चे पैदा कर सकती है, मगर ब्राह्मण भी नहीं कर सकता, जो पुजारी वो भी नहीं कहता कि मेरे बच्चे। तो उन बच्चों को कोई भी समाज में एक तरह से सब जानते हैं किसके बच्चे, मगर पब्लिकली नाम नहीं लेता कोई भी। अब उन बच्चों को फिर वो एक तरह से वो कहा जाता है कि भाई कि उनको फिर नरसिंह मेहता कहते हैं कि समाज में सम्मान दिलवाने के लिए कि ये हरिजन है, यानी हरि के जन है, भगवान के जन है। तो स्वामी अच्युतानंद कहते हैं कि भाई हरिजन तो वो जिनके माँ बाप का कोई ठिकाना नहीं, यानी बाप कौन है माँ कौन है उसका कोई ठिकाना ही नहीं है, मगर हम तो अपने माँ बाप को जानते हैं कि हम तो एक तरह से वैलिड जो सोसाइटिकल ट्रेडिशन रही है उससे पैदा हुए हैं, यानी हमारे माँ बाप की शादी हुई है और उसके बाद हमारी उत्पत्ति हुई है और फिर हमारे बच्चे हुए हैं, तो एक तरह से वैलिड ट्रेडिशन रहा है जिससे जो दूसरे समाज के लोगों के साथ होता है। तो वो चीज़ को एक तरह से यहाँ पर दिखाया गया, कहता है कि मतलब हरिजन तो वो हैं जिनके मतलब भाई कोई माँ बाप का ठिकाना नहीं है, जिनका समाज में कोई सम्मान भी नहीं है। तो ये इस तरह का जो नाम है वो हमें नहीं चाहिए, तो इसका वो एक तरह से डिनाइल देते हैं इस अपनी कविता में, जो आदिवंश का डंका में छपी थी 1933 में। तो ये एक तरह से जो मूवमेंट चल रहा था उस समय, ये लाइव किस प्रकार से वो लोग अपने आत्म सम्मान को ठेस नहीं पहुंचने देते हैं, और फ्रीडम की जो भावना है, यानी हर प्रकार का, यानी हर व्यक्ति मात्र का जो जीवन है वो महत्वपूर्ण है, उसके बारे में वो लोग बात कर रहे हैं। इसके बाद फिर अगर हम बात करते हैं, जैसे अगर जो गांधी पुणे पैक्ट हुआ, इस पैक्ट के बाद बहुत सारे राज्यों से एक तरह से जो मूवमेंट, अम्बेडकर का जो मूवमेंट था वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हुआ, यानी अनेक राज्यों से जो अभी तक काफ़ी क्षेत्रों में, जैसे उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो 1932 का जो पुणे पैक्ट हुआ उसके बाद से जो एक तरह से जो ट्रेडिशन बनती हैं या फिर जो एक तरह से समीकरण बनते हैं, वहाँ से अब लोग ना आर्य समाज के प्रभाव से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। और ऐसा ही हमें उत्तर प्रदेश में जो जाटव कम्युनिटी थी, जो अपने आप को आर्य समाज के प्रभाव के अधीन क्षत्रिय मानती थी, वो भी अब अम्बेडकर के साथ जुड़ने का प्रयास करती है। 1935 में अम्बेडकर ने एक पार्टी बनाई, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी जिसे बोला गया, यानी मजदूरों के हितों की रक्षा करने के लिए। और उसके बाद फिर इलेक्शन हुए, तो हालांकि मुंबई में ये पार्टी जीतती है मगर बाकी जगह पर ये नहीं जीत पाती। और फिर अम्बेडकर उनको और ज़्यादा एक तरह से कहता है कि भाई एजुकेशन की तरफ ध्यान दें। दूसरा फिर एक शेड्यूल कास्ट फेडरेशन 1942 में बनाया जाता है, और शेड्यूल कास्ट फेडरेशन में अम्बेडकर ये एक तरह से मतलब जितने की ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन या जितनी भी शेड्यूल कास्ट थी उनका एक जॉइंट वेंचर बनाया गया। और इस समय हम देखते हैं कि 1942 का जो एक तरह से ये जो दृष्टिकोण आता है, तो इस समय बहुत सारे जो मूवमेंट चल रहे थे वो इस शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के साथ ज्वाइन कर जाते हैं, और उस मूवमेंट का फिर आगे अस्तित्व खत्म हो जाता है जो रीजनल लेवल पे चल रहा था मूवमेंट। जैसे अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो जो आदि हिंदू मूवमेंट चल रहा था, वो आदि हिंदू मूवमेंट मर्ज कर जाता है शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के साथ, यानी अब वो लोग शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के साथ जुड़ जाते हैं। और फिर 1944 में जब लेबर बने डॉक्टर अम्बेडकर, तो फिर कुछ अनेक वो प्रकार के वो कहते हैं कि मतलब ऐसे श्रमिकों के हितों के लिए या फिर संडे का छुट्टी का प्रावधान की बातें, काम घंटे निश्चित करने का जो प्रावधान था उसके लिए अम्बेडकर ने काफ़ी संघर्ष किया, और एक दिन की मतलब काम के घंटे निश्चित करने का एक श्रेय उनको ही जाता है, यानी मजदूरों को बहुत सारे अधिकार अम्बेडकर के द्वारा जब वो दिए गए। तो ये चीज़ सारी चीज़ जाती है हमारे सामने। फिर 1946 में इलेक्शन होता है दोबारा से, 1945 में प्राइमरी इलेक्शन हुए, 1946 में फिर जनरल इलेक्शन हुए। तो यहाँ पर भी जो अधिकतर जो शेड्यूल कास्ट की जो सीटें होती थी या अछूत जो सीटें होती थी, वो सीटों पर कांग्रेस के उम्मीदवार जीत जाते हैं। और एक तरह से बार बार बातें वही आती है 1946-47 की, जब आप
जो पॉलिटिकली रिफॉर्म्स सेक्शन की फाइल देखेंगे नेशनल आर्काइव में, तो वहाँ पर दोबारा से वही बातें आती हैं कि मतलब दोबारा से एक तरह से कम्युनल अवार्ड को ही स्थापित किया जाए, क्योंकि हमें वो राइट नहीं मिल पाए जो राइट हमें मिलने चाहिए एक तरह से। और फिर 1947 में जैसे जब ये बात चलती है तो फिर एक विचार ये भी उठता है कि भैया अछूतों के लिए भी एक अलग से संस्था या फिर अलग से स्थान दिया जाए। तो हालांकि वो व्यवहारिक सरकार को दिखाई नहीं पड़ता है, और इसलिए 1947 में इलेक्शन, या फिर हम कह सकते हैं कि भाई 1946 में 40-47 में अम्बेडकर को भी संविधान सभा का मेंबर एक तरह से चुन लिया जाता है, और फिर बाद में इंडिपेंडेंट जब सरकार बनती है तो उसमें वो प्रथम कानून मंत्री के रूप में मंत्रिमंडल में जगह पाते हैं। तो ये एक तरह से हम कह सकते हैं कि भाई जो डिप्रेस क्लासेस मूवमेंट था उसके राइज और उसके इस तरह से वो उसका एक तरह से हमें उत्थान देखने को मिलता है। तो जो कांग्रेस का जो मूवमेंट रहा है उसको हम फिर कल देखेंगे उसमें, यानी प्रॉब्लम ऑफ अनटचेबिलिटी में किस तरह से कांग्रेस ने और जो अम्बेडकर का जो दृष्टिकोण था वो कैसे अलग अलग दिखाई पड़ता है। तो वो चीज़ें फिर हम कल देखेंगे उसके बारे में। इसमें कोई ऐसी बात हो जो आपको समझ में नहीं आई हो उसके बारे में फिर हम बात कर सकते हैं। आ गया सर समझ में। कविता आ गया सर।